और हमने ये कहा था जिस एटम का साइज छोटा होगा तो उसकी आयन एनर्जी ज़्यादा होगी। और दूसरा फैक्टर हमने ये कहा था जिस किसी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और फिर हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन का लॉस जो कि वैलेंस शेल से होना है, तो वैलेंस शेल का यदि s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन, f इलेक्ट्रॉन में यदि इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी यदि हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं कहाँ से, s से, p से, d से, f से। किसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी यदि हम लॉस करते हैं s से, p से, d से, f से? बताओ किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी लॉस करने में, इलेक्ट्रॉन निकालने में किसमें ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगी यदि हम लॉस s से करें कि p से कि d से कि f से? बोलो s से। क्यों s से? हाँ, क्योंकि s स्फेरिकल है, उसकी पॉसिबिलिटी न्यूक्लियस के नज़दीक है, और जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और जिस पर अट्रैक्शन ज़्यादा है उसको निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी जब हम लॉस करते हैं s से, उसके बाद p और फिर d और फिर f। और फिर हमने चौथा कंसेप्ट ये दिया था कि जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो जिस किसी एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, स्टेबल मतलब फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड, तो उसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमने कहा था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, फुलफिल्ड हाफ फिल्ड होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये चार फैक्टर को हमने कल फोकस किया था, हाईलाइट किया था, और इसी के आधार पर हमने एनर्जी का ट्रेंड बताया था, टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो बताओ टॉप टू बॉटम एनर्जी को डिफाइन करने में किसका रोल था? चारों फैक्टर का रोल था, केवल साइज का। टॉप टू बॉटम एनर्जी डिसाइड करता है केवल साइज, और लेफ्ट टू राइट डिसाइड करता है चारों फैक्टर। बताया था हमने। अच्छा, अब इन्हीं चार फैक्टर को ध्यान में रख के अभी इसी समय सोच के हमको बताओ कि यदि मेरे सामने आइसोटोप रख दे, क्या रखे? आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इन तीनों की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? ये तीन आइसोटोप है हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बताइए इन तीनों में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? इस फैक्टर को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन का अभी सोच के जवाब दीजिए। हाँ, इन तीनों में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? किसका ज़्यादा होगा? सबसे? क्या सबकी पूरी राय एक ही है? इसका सबसे ज़्यादा होगा? तुम बताओ। ट्राइटियम का होना चाहिए, ट्राइटियम का, ट्राइटियम। जोर से सोच लो, सोच लो, सोच के बताओ। कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन ये है, जवाब चाहिए। इन तीनों आइसोटोप की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सोच लिया? बोलना है कुछ? किसकी ज़्यादा होगी? ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की ज़्यादा होगी। बोलो, दे जवाब। हम जवाब दें? सोच लिया सबने? ट्राइटियम की ज़्यादा होगी। सबका जवाब क्लास में ही आ रहा है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। जवाब
ट्राइटियम। जवाब, तीनों की आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि देखो तीनों के पास एक एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर। आइसोटोप में क्या होता है? तीनों का एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन की संख्या सेम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो मतलब तीनों के पास जब एक एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी एक एक हुआ, और जब तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो तीनों का कॉन्फ़िगरेशन बताओ 1s1 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 होगा कि नहीं? यस या नो? होगा। अच्छा, जब तीनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों में सेम है, तो तीनों का साइज भी तो सेम हुआ। पहली शेल पहली शेल पहली शेल, साइज सबका सेम। यस या नो? अरे बोलो ना। हाँ। अच्छा, तीनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब बताओ, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, तीनों में एक एक प्रोटॉन। अच्छा, सिग्मा भी तीनों का सेम, क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम है, एक एक तो। जब तीनों का इलेक्ट्रॉन एक एक है, सेम है, तो शिल्डिंग भी सेम, जेड भी सेम, तो जेड स्टार भी सेम। तो बताओ, ये फैक्टर भी तीनों में कॉमन हो गया। अच्छा, तीनों में इलेक्ट्रॉन लॉस किससे हो रहा है? एस से। यहाँ भी लॉस एस से, यहाँ भी लॉस एस से, यहाँ से भी एस लॉस एस से। मतलब ये फैक्टर भी तीनों में कॉमन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तीनों का कॉमन, तीनों में सेम। तो मतलब ये तीनों चारों फैक्टर इन तीनों में क्या है? सेम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी तीनों की सेम, बराबर, न किसी की ज्यादा न किसी की कम, तीनों के आंसर ही बराबर होंगे। all the isotope having same ionization energy। अब बताओ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? साफ लिखा है, जिसका रोल है साफ साफ लिख दिया, बस यही तो यही है। फिर नया कंसेप्ट कहाँ से आया? बोल दिया। बोलो, आंसर जी पे डिसाइड करने वाला यही चार फैक्टर है, तो बस यही है। हमने क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रोल बताया इसमें कहीं? बोलो, मास नंबर का कोई नहीं है मतलब है, केवल एटॉमिक नंबर, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो चीज़ तीनों में सेम। तो आंसर जी भी तीनों की सेम। बस बैठो। सन हो गया एकदम, सुन्न। गलत हो गया ना, लेकिन गलत होने का मतलब निराश थोड़ी होता है आदमी, बल्कि ये सोचता है कि अब हमको थोड़ा अलर्ट होकर चलना है। इस क्लास को हल्के से, जितना तुम लोग हल्का लेके समझ रहे हो ना, उतना हल्का है नहीं, क्योंकि अभी हमने तुमको ज्ञान दिया ही नहीं। अभी हम केवल टॉफ़ी बिस्कुट खिला रहे हैं सबको, सच बता रहे हैं। अभी हमने एक्चुअल ज्ञान निकाला ही नहीं अंदर से। जो एक्चुअल ज्ञान निकालेंगे तुम लोग घबरा जाओगे फिर, क्योंकि 10th और 11 में बहुत अंतर है लेवल में, ज्ञान में। बताओ, जो तुम 10th में 4 चैप्टर पढ़े हो, वही 4 चैप्टर तुम्हारे केमिस्ट्री में हो जाएंगे 33 चैप्टर, 30 चैप्टर हो गए। बहुत डिफरेंस है। इसलिए ये फाउंडेशन बैच क्यों चलाया जाता है? इसीलिए चलाते हैं हम लोग। और तो टारगेट बैच क्यों बनता है? जो बच्चे 11 में अलर्ट नहीं हो जाते, अलर्ट नहीं होते ना, तो जानते हो टारगेट में आके पढ़ते हैं। और जो बच्चा 11 से अलर्ट हो जाए, और 11 से अलर्ट होकर 2 साल में अच्छे से मेहनत कर ले, उसको टारगेट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो 12 करते करते सिलेक्शन पा जाएगा। इसलिए ये बैच, फाउंडेशन बैच चलाया जाता है, ताकि बच्चा 11 से सीरियस हो जाए और एक एक बात को समझता चला जाए, तो 12 करते करते सिलेक्शन हो जाएगा। बात मेरी समझ में आया कि नहीं? तो 10th में और 11 में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज होता है, लेवल बहुत। जैसे समझो किसी को तुम स्विमिंग पूल में तैरना सिखा दो और अचानक तो उसको समुद्र में उतार दो, तो समुद्र में जैसे उसको उतारोगे घबरा जाएगा, उसको किनारा दिख नहीं रहा है कहीं, एकदम समुद्र के बीच में उतार दो पानी में, और किनारा दिखेगा नहीं, वो घबरा जाएगा। यही समझो कि 10th एक स्विमिंग पूल है और 11 जो है ये समुद्र में आ गया हम लोग। लेकिन अभी भी समुद्र में नहीं उतारे, तुमको अभी समुद्र के किनारे बिठाए अभी केवल, कि समुद्र के पहले देखना सीख लो। पहले समुद्र को देखना सीख लोगे तो आगे तुमको उतार ले जाएंगे फिर हम। बात समझ लो।
तो ये चैप्टर जो है समझो बहुत आसान टॉपिक हमने अभी शुरू किया है, और यदि तुमने इसको हल्के से लिया तो जानते हो आगे दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना पूरे केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। इसी पीआईट्रिपल और केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर पूरी केमिस्ट्री खड़ी हो जाएगी। इसी में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, पूरी केमिस्ट्री 3 पिलर पे खड़ी है, और ये तीनों पिलर का आधार है पीरियाडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। इसलिए बात को ध्यान से सुनो और अपना फाउंडेशन मजबूत कर लो, और जब तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, हम तुम्हारे पे कितनों वजन डाल दें तुम संभाल लोगे आराम से। और यदि तुमने फाउंडेशन कमजोर कर दिया, पीरियाडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग यदि समझा नहीं, कमजोर रहे, तो जहां वजन डालेंगे तुम लेके धराशायी हो जाओगे, बैठ जाओगे तुरंत। बात समझो मेरी, इसलिए अभी बोल रहे हैं एकदम अटेंशन के साथ बैठो, अलर्ट होके। हमने जब तुमको ये कंसेप्ट सुना दिया तो तुम इसी को सोच के जवाब देना था तुमको, अपना दिमाग चलाना नहीं था इसमें। अब इसमें अपना दिमाग चलाया ना, अब बोल दिया क्या इसमें न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता? बताओ इसमें क्या न्यूट्रॉन का कोई नाम दिख रहा है? तो अपना दिमाग न्यूट्रॉन क्यों लगाया तुमने? हमने बोल दिया साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबशेल और कॉन्फ़िगरेशन, बस 4 बातें हैं। अब इन 4 बातों को तुम देखो ना, न्यूट्रॉन कहाँ से आ गया बीच में? बोलो। तो जहां तुमने अपना दिमाग लगाया तुम वहीं टाइट है फिश। जितना बोले मान लो, अब मान के उसका अप्लाई कर दो, आंसर ना है तो बात करो हमसे। यह है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ तीनों के पढ़ने की स्टाइल एकदम अलग होती है। केमिस्ट्री में जो टीचर बताए उसको मान लो और एज सच अप्लाई करो, और उसमें अपना दिमाग मत लगाना। बस यही मेरा दिमाग चलेगा बस। अब इसी कंसेप्ट को लेकर तुमको क्वेश्चन लगाना है। जहां तुमने अपना दिमाग इसमें लगाया और मेरे कंसेप्ट में कुछ अपनी बात डाली, तो शुद्ध घी में तुम डालडा घी मिलाओगे, समझ लेना, ये समझ लेना। तो गया काम से। बोलो मेरी बात समझ में आई? चलें आगे, तो नोट कर लो इसको। ऑल द आइसोटोप हैविंग सेम आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इस आयोनाइजेशन एनर्जी का फायदा क्या है? राइट हैंड तो बता चुके थे हम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम बता चुके थे हम। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन, हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन ये है कि हम इस आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता सकते हैं। मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कैसा होगा, उसका बेसिक नेचर कैसा होगा, इसका मेटलिक नेचर कैसा होगा, इसकी यूजिंग पावर कैसी होगी, ये हमको आइडिया लग जाएगा यदि हमको आयोनाइजेशन जी पता है तो। क्योंकि ये कैसे? तो देखो समझो, कोई भी एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, उसकी वैलेंस शेल है। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मान लो एनर्जी कम लगती है, मतलब इसकी आयोनाइजेशन जी क्या है? लो। आयोनाइजेशन एनर्जी है लो, मतलब कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। तो सोचो, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इसमें, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल का एक भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, बहुत आसानी से लॉस करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी लो का मतलब कम एनर्जी से ही लॉस करता है। और जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो बताओ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर रहा है, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कम, आयोनाइजेशन एनर्जी लो, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई। क्योंकि जितना आसानी से लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, तो बताओ उसको पॉजिटिव चार्ज ना आएगा, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ गया। आयोनाइजेशन एनर्जी कम, आयोनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई। बोलो। अच्छा, दूसरी बात पता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पता है ना? 10th में पढ़ा है ना, मेटल नॉन मेटल। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा, मतलब उसका मेटलिक कैरेक्टर भी ज्यादा, क्योंकि मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो उसका मेटलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा? बोलो। आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा, मेटलिक कैरेक्टर भी ज्यादा।
अच्छा, अब इसी को हम एसिड बेस की नज़र से देखें तो देखो, एसिड जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अब बेस इलेक्ट्रॉन डोनर है। पता है एसिड बेस की डिफिनीशन? एसिड बेस की कई तुम लोग, हाँ 10th में एसिड बेस तो है, बोलो 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट नहीं पढ़ा तुमने? बोलो, उसमें एसिड बेस की डिफिनीशन है कि एसिड बेस की 9 डिफिनीशन होती, 9। उसमें एक डिफिनीशन है कि जो H+ आयन डोनर है एसिड, बेस क्या होता है? OH आयन डोनर है। बोलो, एसिड H+ आयन डोनेट करता है और बेस OH आयन डोनेट करता है। दूसरी डिफिनीशन ये है कि एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बेस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये भी डिफिनीशन है, एसिड बेस की 9 डिफिनीशन है। लेकिन अभी मेरे मतलब की है कि एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर। बोलो क्लियर? ये बताओ, आंसर जी कम है, मतलब ये एटम कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस। और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो बताओ ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि बेसिक? बेसिक, क्योंकि बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब आंसर जी कम, तो ये एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मतलब इसका नेचर क्या हो गया? बेसिक, क्योंकि बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मतलब आंसर जी कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई, मेटलिक कैरेक्टर हाई एंड बेसिक कैरेक्टर भी हाई, क्योंकि बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस कर दिया आसानी से, तो मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? हाई। बोलो। अच्छा, अब मान लो इसी को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन नजर से देखें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नजर से देखें। हाँ, क्लास 10th में तुम्हारा पहला चैप्टर था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक आपका ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन का लॉस की गेन। बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन। और पता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। याद है? अब उस बात को ध्यान में रख के जरा इधर विचार करो कि जब आंसर जी उसकी कम है, मतलब ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा, मतलब ये लॉस करेगा, मतलब ये लॉस करेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन का नेचर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी लो, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट की पावर हाई। रिड्यूसिंग पावर मतलब इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। बोलो। तो सारी बातों को हम समेटें तो हम ये कहेंगे कि जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा और रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा। और आंसर जी हम हाई कर दें, लो की जगह हाई कर दें, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम, मेटलिक कैरेक्टर कम, बल्कि नॉन मेटलिक ज़्यादा होगा। बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा नहीं, एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? याद रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये आपस में रिलेटिव प्रॉपर्टी है। मेटलिक और नॉन मेटलिक में रिलेटिव होता है। बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर भी रिलेटिव होता है। रिलेटिव समझते हो? रिलेटिव जैसे दिन और रात रिलेटिव होता है। दिन और रात एक दूसरे का रिलेटिव है। जैसे मान लो दिन बड़ा तो रात छोटी, रात जब बड़ी होती है तो दिन छोटा हो जाता है। बोलो, है कि नहीं? तो जब किसी में मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो नॉन मेटलिक कम हो जाएगा, बेसिक ज़्यादा होगा तो एसिडिक कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रो आंसर जी लो है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जब ज़्यादा होगा ना तो इलेक्ट्रो नेगेटिव कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोलो, जैसे बैलेंस के 2 पेन होता है, एक पेन ऊपर दूसरा नीचे, अच्छा दूसरा ऊपर तो पहला नीचे। तो जैसे बैलेंस के 2 पेन होते हैं वैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मेटलिक के साथ नॉन मेटलिक होता है, बेसिक के साथ एसिडिक होता है, रिड्यूसिंग के साथ
पावर होती है। एक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, दूसरी प्रॉपर्टी घटेगी, ऑटोमेटिक घट जाएगी अपने आप। जैसे दिन बढ़ा तो रात ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। जैसे गर्मियों के दिन में पता दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। और जाड़े में क्या होता है, शाम को 5 बजे का पूरा अंधेरा छा जाएगा, रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। वही हाल इसमें भी होता है। तो देखो, हम सारी बात को समेटें तो एक लाइन में कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी लो, मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाई, मेटलिक करेक्टर हाई, बेसिक करेक्टर हाई, प्रोड्यूसिंग पावर हाई। नोट कर लो। लोअर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, lower the value of ionization energy, lower the value of ionization energy, greater will be electropositive character, greater will be electropositive character, comma, comma, greater will be metallic character, greater will be metallic character, greater will be basic nature, greater will be basic nature, comma, and greater will be reducing power, greater will be reducing power, ठीक है। ये चार बातें तब लागू होंगी जब एलिमेंट की एनर्जी लो है, और यदि एनर्जी हाई कर देंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। एक लाइन नोट कर लो। इफ एलिमेंट शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इफ एलिमेंट show high ionization energy, then reverse is true. If the element show high ionization energy, then reverse is true. इसका उल्टा सही होगा, reverse is true। एक लाइन में हमने सब लिखवा दिया। रिवर्स का मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, मेटलिक करेक्टर की जगह नॉन मेटलिक ज़्यादा होगा, बेसिक करेक्टर की जगह एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग पावर की जगह ऑक्सीडाइज, ठीक उल्टा अपोजिट हो जाएगा। अब हम सब ये सब क्यों लिखवाएं? देखो क्वेश्चन आएगा, ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, इनकी आंसर वैल्यू ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया और पूछा विच इज मोर मेटलिक और बेसिक, क्वेश्चन टिक मारो। तो बस यही कंसेप्ट लगा देना, खत्म। बोलो समझ में आया? समझ में आया? या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे सामने एलिमेंट रख दे ऐसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पूछे विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विच इज मोर मेटलिक, विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर लूसिंग पावर। 4 क्वेश्चन लग गया तुम्हारा, 4 क्वेश्चन। इसी में 4 ऑप्शन देगा, मतलब इसी में एक ऑप्शन बना के पूछेगा कि 4 क्वेश्चन बन जाएगा। वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मेटलिक, मोर बेसिक, मोर लूसिंग पावर। ये बताओ, कल हमने बताया था कि ग्रुप में नीचे आने पर साइज बढ़ने पर आयन एनर्जी घटती है। तो बताओ सीजियम की आयन एनर्जी सबसे कम, मतलब सीजियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, मेटलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, लूसिंग पावर भी ज़्यादा। नोट करो, सीजियम शो इन एल्कली मेटल, लिखो इन एल्कली मेटल सीजियम शो, इन एल्कली मेटल सीजियम शो, इन एल्कली मेटल सीजियम शो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कॉमा मेटालिक, मोर बेसिक। इन एल्कली मेटल सीजियम शो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कॉमा मोर मेटालिक, कॉमा मोर बेसिक, एंड मोर रिड्यूसिंग पावर, मोर रिड्यूसिंग पावर। more reducing
पावर। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक है सीजियम की आयशा कम है तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, लेकिन क्वेश्चन है इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी किस स्टेट में? ऑप्शन ए गैसियस स्टेट में, सॉल्यूशन फेज में, सॉलिड स्टेट में। किस पर टिक मारोगे? सीजियम की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि आयशा कम है, तो रिड्यूसिंग पावर किस अवस्था में ज़्यादा है, किस स्टेट में ज़्यादा है? गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट कि सॉल्यूशन फेज? बोलो। हाँ बिल्कुल सही। क्यों गैसियस स्टेट बोला बताओ? क्यों गैसियस स्टेट बोला? तुमने बोला सही है, लेकिन क्या सोच के बोला? क्या किताब से रट के आए हो? हाँ, क्योंकि आयशा गैसियस स्टेट में ही डिफाइंड होती है, तो ये आंसर भी गैसियस स्टेट में ही फिट बैठेगा। सॉलिड स्टेट में, सॉल्यूशन फेज में गलत हो जाएगा। नोट करो, सीजियम शो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर इन गैसियस स्टेट। Cesium show highest reducing power in a gaseous state। ये आंसर गैसियस स्टेट में है, सॉल्यूशन फेज सॉलिड स्टेट में नहीं। अच्छा ठीक है, गैसियस स्टेट में सीजियम की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, मान लिया, लेकिन मान लो एग्जाम में आ जाए कि सॉल्यूशन फेज में बताइए, पानी के अंदर सॉल्यूशन फेज में इनमें कंपेयर करिए और बताइए किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, तब क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन समझ आया? इन एक्वा सॉल्यूशन विच एल्कली मेटल शो हाई रिड्यूसिंग पावर? ऑप्शन दिया ए बी सी डी ई, और तुमको एक पटिक मारना है, क्या करोगे तुम? बोलो क्या होगा? क्या सोच के लिथियम मुंह से निकला? हाँ, फिल्म ज़्यादा बनती है। सही सोच, दिमाग सोच लिया। अच्छा मान लो हम ये बात न सुनाए होते, फिर भी तुम्हारे पास आंसर है, एक और आंसर है। सोचो जरा, क्लास 10th में तुम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई है। क्लास 10th में तुमने मेटल नॉन मेटल पढ़ा है, उसमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई होगी, पता है? वो सीरीज तुम लोग को पता है? वो सीरीज में सबसे टॉप पर कौन है? लिथियम। और पता है जो सबसे टॉप पर होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम टॉप पर होने का मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। मतलब तुम 10 का भी हिसाब सोचो, दिमाग लगाओ, तो भी आंसर तुम दे सकते थे कि रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है। क्यों, याद आ रहा है कि नहीं मेरी बात? ना याद आ रहा हो, क्लास 10 की बुक उठाओ, रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखो, तुम पाओगे सबसे टॉप पर लिथियम है। और जो मेटल सबसे टॉप पर होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा। तो मतलब पानी में वो सीरीज जो बनाई गई है ना, पानी में रिएक्टिविटी सीरीज जो है तुम्हारा बुक में, वो उसका रिजल्ट पानी में है। तो मतलब पानी में, वाटर में लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है। नोट करो, इन एक्वा सॉल्यूशन lithium show high reducing power। lithium show high reducing power। in aqua solution lithium show high reducing power। ठीक है, कोई पूछे क्यों, तो तुम अभी 10 के हिसाब से जवाब ये दोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम सबसे टॉप पर है, और जो मेटल सबसे टॉप पर होता है उसकी रिएक्टिविटी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है। तो इसका जवाब तुम दोगे 10 की बुक के हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन अब तुम 11 में आ चुके हो, अब तुम्हारा 10 की बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब तुम्हारा ज्ञान थोड़ा नया होना चाहिए। तो नए ज्ञान के हिसाब से 11 के हिसाब से अब इसका आंसर कुछ और होगा, बदल जाएगा आंसर। ठीक है, वो आंसर क्या होगा देखो सामने। मतलब आंसर 10 वाला आंसर गलत नहीं है, वो सही आंसर है, लेकिन वो आंसर लो लेवल का है। अब लेवल तुम्हारा ऊंचा होगा, अब आंसर तो बदलेगा। क्या आंसर होगा देखो सामने। तो अब देखो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी मेटल रिड्यूसिंग पावर कैसे शो करता है, कैसे शो करता है। रिड्यूसिंग पावर को डिफाइन करने में क्या क्या इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है। अभी तो हमने देखा आयशा का रोल देखा हमने केवल यहाँ पर, है ना, जबकि वास्तव में किसी भी मेटल की रिड्यूसिंग पावर को एक्सप्लेन करने में
तीन एनर्जी इन्वॉल्व है, एक सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। तीनों एनर्जी मिलके डिसाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर को। लेकिन कैसे? देखो सामने, बात को समझो। हाँ, अपनी बात समझाने के लिए एग्जांपल तुमको दे दें कि तुम सोडियम के टुकड़े को पानी में डालो, सोडियम के टुकड़े को पानी में डालो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। जिस मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी उस मेटल को पानी में डालने से हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगी। हाइड्रोजन का निकलना, ज़्यादा निकलना, इस बात का प्रूफ है इस मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। तो अब जरा सोचो, विचार करो कि मेटल को पानी में डालने से हाइड्रोजन निकली क्यों? मेटल को पानी में डालने से हाइड्रोजन निकली क्यों, कैसे निकली, इस पर विचार किया जाए। तो देखो सामने, समझो ये सोडियम है, समझो ये सॉलिड सोडियम है और तुमने इसको पानी में डाला, होगा क्या? देखो ध्यान से, सबसे पहले इस सॉलिड सोडियम से सोडियम गैस बनेगा, सॉलिड सोडियम से फ्री गैसेस एटम बाहर आएगा, सबसे पहला स्टेप। फिर इस सोडियम गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम गैसियस कैटायन, ठीक है। और ये रिएक्शन हो कहाँ रहा है, हवा में कि पानी में? तो ये आयन भी पानी में ही होगा। और जैसे ही आयन का फॉर्मेशन पानी में होगा, इस आयन का इस वाटर से इंटरेक्शन हो जाएगा। ये आयन पानी को अपनी ओर खींचेगा और अपने ऊपर वाटर की लेयर बना देगा फट से, ऐसे। सोडियम प्लस एक्वस मतलब वाटर की फिल्म बन जाएगी। ये वाटर जो है, वाटर इस आयंस, ये आयंस वाटर को अपनी ओर खींचेगा ऐसे खींचेगा। क्यों खींचेगा? जवाब, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर जब खींचेगा तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या? ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ये सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा, इसका भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, चारों तरफ से ऑक्सीजन को अपनी तरफ ये खींचेगा। कौन खींच रहा है? सोडियम आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यह है डाइपोल। इस डाइपोल को ये सोडियम आयन अपनी ओर खींचेगा और इस सोडियम पर वाटर की फिल्म बन जाएगी। बोलो, बात समझ में आया? और देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये भी पानी के अंदर ही रहेगा। पता ये सब कहाँ हो रहा, हवा में कि पानी में? तो ये भी इलेक्ट्रॉन पानी में न रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होके पानी में जाएगा तो वाटर में मौजूद H+ आयन होता है, पता है? वाटर में H+ आयन होता है। वाटर का जो H+ आयन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इस पॉजिटिव चार्ज H+ आयन का इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा और बन जाएगा हाइड्रोजन एटम। अच्छा, दूसरा सोडियम फिर आ रहा होगा पीछे से, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर लॉस होगा, फिर 2 सोडियम आयन बनेगा, फिर उस पर वाटर की फिल्म बन जाएगी। अब बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो वाटर का दूसरा H+ आयन आ जाएगा यहाँ पर, फिर वो भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा H2 और यही हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो देखा तुमने, सोडियम को तुमने पानी में डाला और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इस निकलने में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, ध्यान से देखो। सबसे पहले सॉलिड सोडियम से गैस बना। बताओ, किसी भी सॉलिड को तुम गैस में ला रहे हो, सॉलिड से गैस मतलब सब्लिमेशन। तो मतलब यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी का रोल है। अच्छा, ये बताओ, किसी भी सॉलिड को तुम गैस में ला रहे हो तो उसके लिए तुमको हीट देनी पड़ेगी या हीट निकलेगी? देनी पड़ेगी। बिना मेटलिक बॉन्ड तोड़े एटम अलग होगा ही नहीं। मतलब सोडियम मेटल है ना, सोडियम क्या है? मेटल है। बिना हीट दिए, बिना मेटलिक बॉन्ड तोड़े फ्री गैस एटम बाहर आएगा ही नहीं। तो इस सॉलिड को फ्री गैसेस एटम में लाने के लिए तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी का नाम होगा सब्लिमेशन
सब्लिमेशन एनर्जी। बताइए एनर्जी इंडो है कि एक्सो है? इसमें एनर्जी देना पड़ा कि निकली? देना पड़ा। और जब एनर्जी देना पड़ा, प्रोसेस इंडो है, तो इसका डेल्टा एच का साइन क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बोलो पॉजिटिव। अच्छा, मान लो तुमने सॉलिड से गैस बना लिया, सॉलिड से फ्री गैस एटम बन गया, और इस फ्री गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के गैसियस कैटायन बनाने में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? ध्यान से सुनो, इस सोडियम गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के गैसेस कैटायन बनाने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बताइए आंसर जी, इंडो है कि एक्सो? आयोनाइजेशन एनर्जी। बताइए इंडो है कि एक्सो? इंडो। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। चलो, सॉलिड से गैस बन गया, सब्लिमेशन पूरा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, आंसर जी भी पूरी हो गई, कैटायन बन गया। इस कैटायन पर वाटर की फिल्म बनेगी, इस आयन का वाटर से इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन। तो बताओ यहाँ बॉन्ड बन रहा है कि बॉन्ड टूट रहा है? बोलो बॉन्ड बन रहा है। और याद रखना, जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी निकलती है, और बॉन्ड तोड़ा जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। ये तुम्हारे 11 में थर्मोकेमिस्ट्री है, उसमें है लेवोसियर लाप्लास थ्योरी। ये लेवोसियर लाप्लास थ्योरी ये कहती है किसी बॉन्ड को तोड़ा जाएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी। याद कर लो, सुन लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बताओ यहाँ बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है? बन रहा है। तो बॉन्ड बनने पे एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? रिलीज होगी। उस एनर्जी को नाम देंगे क्या? उस एनर्जी का नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। जो कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच का साइन होगा नेगेटिव। एक्सोथर्मिक है ना, इसके बॉन्ड बन रहा है ना, तो बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव। जबकि ये क्या है? पॉजिटिव। ये भी क्या था? पॉजिटिव। और ये क्या है? नेगेटिव। आज इसका नाम हाइड्रेशन क्यों रखा? हाइड्रा मतलब वाटर, एशन का मतलब एडिशन, वाटर का एडिशन, वाटर का एडिशन, तो नाम रखा हाइड्रेशन। और एनर्जी रिलीज तो नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। तो सोडियम के टुकड़े को पानी में हमने डाला, हाइड्रोजन गैस निकली, इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है? 3 एनर्जी। कौन कौन? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। ये बात तुम तब करोगे यदि ये प्रोसेस पानी में हो रहा है तो। यदि यही प्रोसेस हवा में होगा तो, पानी नहीं रहेगा तो ये वाला स्टेप कट जाएगा, तब केवल यही इन होगा बस, तब सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन जी का रोल आएगा। लेकिन हमने पानी में पूछा था, पानी में, तो पानी में यदि हम रिड्यूसिंग पावर डिफाइन करें किसी भी मेटल की, तो उसमें 3 एनर्जी का रोल है। नंबर 1 सब्लिमेशन, नंबर 2 आयोनाइजेशन, और नंबर 3 हाइड्रेशन। पहला दूसरा प्रोसेस इंडो है और तीसरा प्रोसेस एक्सो है। ध्यान से सुनो, बोलो बात समझ में आया? पॉजिटिव का मतलब इंडो, हीट एब्जॉर्ब, नेगेटिव का मतलब एक्सो, हीट इवॉल्व। इसको याद कर लो अभी, और डिटेल आएगा थर्मोकेमिस्ट्री में, क्योंकि इसका यूज हो रहा है अभी, तो इसलिए तुमको पहचानो उसको, ठीक है? आगे जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे इसको हम और खोलेंगे, पूरा थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर है ना। हाइड्रेशन एनर्जी, सॉलिड सोडियम को तुम गैस में लाए हो हीट दे करके, और उस हीट का नाम है सब्लिमेशन एनर्जी। गैस में आ गया, फिर तुमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लॉस कर दिया, कैटायन बन गया, आयंस एनर्जी आ गई। और जब आयंस कैटायन बन जाएगा तो यही कैटायन वाटर को अपनी ओर खींच लेगा,
इस आयन का इस वाटर से इंटरेक्शन होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव पोल को अपनी ओर खींचेगा और इस सोडियम पर वाटर की फिल्म बन जाएगी। इस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रेशन, और जो एनर्जी निकलेगी उसका नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी निकल क्यों रही है? क्योंकि यहाँ बॉन्ड बन रहा है, सोडियम आयन और वाटर के बीच इंटरेक्शन है, बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी निकलेगी, उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। तो किसी मेटल की रिड्यूसिंग पावर को पानी में एक्सप्लेन करने में 3 एनर्जी का रोल है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन का। और पता है जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है नेचर में वो अपने आप होता है, जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा वो नेचर में अपने आप होगा, और इंडोथर्मिक प्रोसेस अपने आप नहीं होता है। जैसे समझो कि तुमने 1 गिलास पानी ले लिया और एक ग्लूकोज का डब्बा, डी ग्लूकोज का डब्बा पूरा उसमें डाल दिया तुमने, ठीक है, और दूसरा गिलास फिर तुम पानी का लो और उसमें उतना ही तुम डाल दो लाइम, चूने का पत्थर डाल दो और छोड़ दो तुम, कौन चीज़ अपने आप घुल जाएगी? अपने आप घुल जाएगी। बोलो, चूने का पत्थर डाल दिया एक में और एक में तुमने ग्लूकोज डाल दिया, कौन चीज़ अपने आप घुल जाएगी? चूने का पत्थर अपने आप घुल जाएगा। कारण क्या है कि चूने का पत्थर जब पानी में डालोगे ना तो हीट निकलती है, और उस हीट से जैसे हीट निकलती जाएगी वो अपने आप घुलता जाएगा। जबकि ग्लूकोज को पानी में डालने से क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, ग्लास ठंडा हो जाएगा। और ऐसे केस में वो ग्लूकोज नहीं घुलेगा, तुमको चम्मच से हिलाना पड़ेगा अच्छे से, और जहाँ तुमने उसको ठंडा कर दिया तो और नहीं घुलेगा। तुम देखो कभी शरबत बना करके हम लोग फ्रिज में रख देते हैं कि ठंडा होगा पिएंगे, और जब तुम बाहर निकालते हो तो तुमको नीचे चीनी दिखाई देती है, जो चीनी घुली थी वो वापस आ जाती बाहर। बोलो, तो मतलब चाहे शुगर हो चाहे ग्लूकोज हो, ये कम सॉल्युबल है क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करता है ना। जबकि चूने का पत्थर पानी में डालो तो हीट इवाल्व होती है, और जो इवाल्व होगी वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, चूने का पत्थर अपने आप घुल जाएगा। उसी तरह से ये प्रोसेस भी अपने आप कब होगा? यदि हीट इवाल्व होगी, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो देखो जितने भी एल्कली मेटल है उसमें लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने से हीट क्या होगा? निकलेगी, और निकलने से रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड, और जितना फॉरवर्ड जाता जाएगा हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकलेगी, और ज़्यादा निकलने से इसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। यदि कोई तुमसे पूछे कि लिथियम की रिड्यूसिंग पावर पानी में ज़्यादा क्यों है, तो 10 के हिसाब से कहोगे कि रिएक्टिविटी सी में लिथियम टॉप पर है, क्लास 10 का आंसर है। लेकिन अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा कि लिथियम की रिड्यूसिंग पावर पानी में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। बात समझ में आया? अच्छा, मन में आएगा हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है, लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है? तो देखो सामने, किसी भी आयन की हाइड्रेशन डिपेंड करता है उसके चार्ज और साइज रेशियो पर, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, जिसका मतलब है चार्ज साइज रेशियो। सुन लो ध्यान से, किसी भी आयन का चार्ज साइज रेशियो जितना ज़्यादा होगा उस पर फिल्म ज़्यादा बनेगी। क्यों? हाँ ये बताओ, जितने भी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज +1 जितने एल्कली मेटल का +1 चार्ज होता है, पता चार्ज सब में कॉमन है? बोलो, जब चार्ज सब में कॉमन है तो पोलराइजिंग पावर अब किस पर डिपेंड करेगी? साइज। जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर, तो वाटर की फिल्म भी ज़्यादा। पता लिथियम सबसे छोटा है, साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो वाटर की फिल्म भी ज़्यादा बनेगी, और फिल्म ज़्यादा बनने से हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज ज़्यादा होगी, और एनर्जी रिलीज होने से प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, अपने आप फॉरवर्ड भागेगा, और जितना फॉरवर्ड जाएगा हाइड्रोजन गैस ज़्यादा रिलीज होगी, और रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा लिथियम की पानी में। अब मन में क्वेश्चन उठेगा कि ठीक है, मानते हैं लिथियम का साइज छोटा है, तो फिल्म ज़्यादा क्यों बन रही है?
साइज छोटा होने से फिल्म ज़्यादा क्यों बन रही है? जवाब देखो, जो आयन जितना छोटा होगा उस आयन और वाटर के बीच की दूरी कम होगी, और जब दूरी कम होगी तो कूलम्ब फोर्स अट्रैक्शन F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ये आयन छोटा होगा तो इस आयन और वाटर के बीच की दूरी कम, और दूरी कम तो फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा। तो जब फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये आयन पानी को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, और जितना ज़्यादा खींचेगा फिल्म बनती जाएगी, और जितनी फिल्म बनती जाएगी उतनी एनर्जी रिलीज होती जाएगी। प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप होता है, अपने आप फॉरवर्ड भागेगा, हाइड्रोजन भी ज़्यादा निकलेगी और रूसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। याद करो, तुमने जब हम साइज पढ़ाए थे, साइज में तो क्वेश्चन क्लास में आया था कि कौन सा आयन बड़ा होगा। उसमें लिथियम गैस भी था, सोडियम एक्वस भी था और लिथियम एक्वस भी था। तो हमने आंसर दिया था लिथियम एक्वस दिया था। तो आज फिर बोलते हैं कि लिथियम का साइज छोटा होने से, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से इस पर वाटर की फिल्म ज़्यादा बनेगी, और ये लिथियम आयन पानी में सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइज का होगा, और सीजियम का साइज पानी में सबसे छोटा होगा। और यही हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से, इसी फैक्टर की वजह से लिथियम की रिड्यूसिंग पावर पानी में सबसे ज़्यादा। इसका मेन रीजन है उसकी हाई हाइड्रेशन। नोट करो, देखो, इन एक्वा सॉल्यूशन lithium show high reducing power. In aqueous solution, lithium show high reducing power due to हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स भरो, क्या भरोगे? भरो क्या भरोगे? बोलो। ऑफ लिथियम आयन, देखो, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन। हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन, बोलो क्लियर? अच्छा, मान लो क्वेश्चन आता है कि reducing power of metal in aqueous solution determined by option A sublimation energy, number 2 ionization energy, number 3 hydration energy, चौथा RR करेक्ट। तो किस पर टिक मारोगे? RR करेक्ट, सब पर टिक मार देना, तीनों सही है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन आता है कि reducing power of metal in gaseous state determined by, तो आंसर होगा सब्लिमेशन एंड, बस हाइड्रेशन ट्रिक मत मारना, क्योंकि पानी में नहीं, हवा में हो रहा है, गैसेस स्टेट में हो रहा है। तो गैसेस में पानी कहाँ से आएगा? तो हमने जब गैसेस स्टेट की बात कही तो सीजियम को आगे कर दिया, अब पानी के अंदर बात कही तो लिथियम आगे हो गया। तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। अब तुम स्टेट पे ध्यान नहीं दोगे, केवल रूसिंग पावर पढ़ोगे, आंसर उल्टा हो जाएगा। रूसिंग पावर गैसेस स्टेट में सीजियम आगे, अब पानी में लिथियम आगे, सबसे हाई रूसिंग पावर लिथियम। क्यों भारी लग रहा है? ज्ञान थोड़ा भारी लग रहा है? बोलो। क्योंकि ज्ञान जब समझ में आता है तो चेहरे पे रौनक आ जानी चाहिए, अंदर से लगे कि कुछ फायदा हुआ। जैसे किसी को कुछ प्रॉफिट होता है तो समझ के अंदर कुछ चेहरे पे खिलने लग जाता है, और नहीं खिल रहा है तो इसका मतलब भारी हो रहा है ज्ञान चेहरा। तो फिर हम क्या करेंगे? बैक आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, क्योंकि उतना ही ज्ञान देंगे जितना तुम पहले हजम कर लो। लेकिन जो रियलिटी है, जो ज्ञान तुमको चाहिए एक्चुअल सिलेक्शन पाने के लिए, वो लेवल तो देना ही होगा ना। तो अच्छा होगा तुम पहले से ही तैयार होकर बैठो, तुम फट से निकाल दे ज्ञान। और नहीं तैयार होकर बैठोगे तो हमको एक एक चम्मच से खिलाना पड़ेगा। एक चम्मच डालेंगे फिर मुंह देखेंगे तुम्हारा कि अंदर गया, चलो गया, अच्छी बात, शुक्र है, फिर एक और चम्मच और डालेंगे अंदर। वैसे आजकल के समय और पहले के बच्चों में फ़र्क है। पहले के बच्चे जो है ना, बड़े आतुर थे लेने के लिए,
बड़े आतुर होते थे। अभी उनको एक शब्द सुना वो 4 शब्द और लेना चाहते थे। कारण था पहले मोबाइल सिस्टम नहीं था ना, पहले फेसबुक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो बच्चे पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाते थे। लेकिन अब समय बदला है, बच्चे भी बदल गए हैं, उनका ज्ञान का लेवल, लेने की प्यास, भूख कम हो गई है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के धीरे धीरे डालना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा उल्टी है ना। लेकिन तुमको यदि पूरा ज्ञान चाहिए जल्दी से, तो तुम अपनी भूख प्यास बढ़ा दो। अब भूख प्यास कैसे बढ़ेगी, उसका तरीका हमने बताया कि एनसीईआरटी से पढ़ के आओ। पढ़ के आओगे, रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हम क्या बोलेंगे तुम पहले समझ जाओगे, और बात को फट से कैच कर लोगे। जहाँ कैच करोगे तुम अगली बात और सुना देंगे। भाई हमको तो निकालना है, ज्ञान तो निकालना है, नहीं निकालेंगे तो फिर हम अपने दबाएंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी अंदर। नहीं बोलो। अब मालूम डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, अब उसने एक टांग का ऑपरेशन कर दिया, उसका कोड़ निकाला, अब दूसरा टांग भी बची है उसकी, तो देखेगा मरीज अभी भाग ना जाए कहीं, तो डॉक्टर जाने देगा उसको, अभी ऑपरेशन आधा हो गया, आपको जाने देगा बीच में। तो तुम जब ऑपरेशन कराएं तो आए क्यों यहाँ पर? तो जब तक पूरा ऑपरेशन ना हो जाए तब तक वो जाने भी नहीं देता, क्योंकि उसकी भी तो प्रेस्टीज की बात है। तो वही हाल हमारा भी है। तो पूरा ज्ञान दिए बिना हम जाने भी नहीं देंगे, देना भी पूरा है, लेकिन सोच समझ के देना है कि सामने वाला आराम से उठा भी ले उसको। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, मान लो तुम ज़्यादा एक्टिव हो तो तुम्हारे अंदर से क्वेश्चन उठना चाहिए कि ठीक है, लिथियम का साइज छोटा है और उस पर वाटर की फिल्म ज़्यादा बनेगी, उसकी हाइड्रेशन जी ज़्यादा होगी, तो हाइड्रेशन ज़्यादा होने से रूसिंग पावर ज़्यादा होगी। बात हमको समझ में आ गई। लेकिन रूसिंग पावर को डिसाइड करने में सब्लिमेशन का भी तो रोल है। क्या वो फैक्टर यहाँ कुछ नहीं दिखाई एक्सप्लेन कर रहा है? क्या इसका यहाँ कोई रोल नहीं है रूसिंग पावर में? क्वेश्चन मन में आएगा, क्या रूसिंग पावर में इसका रोल नहीं है? बोलो, ये भी तो रोल है। तो सब्लिमेशन एनर्जी की आप बात नहीं कर रहे हैं और आप फोकस किसको कर रहे हैं? हाइड्रेशन को। क्यों? इसको आप फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको क्यों नहीं महत्व दे रहे हैं आप? जबकि रूसिंग पावर में तो सब्लिमेशन का भी तो रोल है। ये अंदर से क्वेश्चन आना चाहिए, ये प्यास तुम्हारी दिखनी चाहिए, लेकिन नहीं दिख रही है। तो हम भी सोचे जवाब दें कि छोड़ दें, बाद में दे देंगे। बोलो, बाद में दे दें? बोलो, दे दें, उठा लोगे ना? बोलो। तो देखो सामने, सब्लिमेशन एनर्जी का रोल है, लेकिन ये डोमिनेंट नहीं है, मेजर फैक्टर यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्लिमेशन एनर्जी पूरे मेटल्स में कॉमन है। क्योंकि ये क्यों कॉमन फैक्टर क्यों है? सब्लिमेशन एनर्जी जो है ना, वो मेटलिक बॉन्ड पर डिपेंड करता है। बताइए, सब मेटल है कि नहीं? मेटल है। किसी भी मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी, मेटल को गैस में लाने में जो एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी डिपेंड करती है मेटलिक बॉन्ड के ऊपर। मेटल की बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड के ऊपर। अब मेटलिक बॉन्ड की ताकत डिपेंड करती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जिस मेटल के वैलेंस शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी मेटलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और जब मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो मेटल को गैस में लाने के लिए हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसकी सब्लिमेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो सब्लिमेशन एनर्जी किस पर डिपेंड की? मेटलिक बॉन्ड पर। अब मेटलिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करेगा? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटलिक बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग, तो सब्लिमेशन एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक, ये बताओ, जितने भी अल्कली मेटल है सभी के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों? इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, 2s2, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1। बता, सभी के s में एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बोलो, जितने भी अल्कली मेटल है मेटलिक स्टेट में सभी के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? और जब सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो सबका मेटलिक बॉन्डिंग क्या हुआ? कॉमन। और जब मेटलिक बॉन्डिंग कॉमन, तो मेटल को गैस में लाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी भी कॉमन। और जो फैक्टर कॉमन होता है वो फैक्टर रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है। इसलिए हम सब्लिमेशन एनर्जी को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कॉमन है। बोलो, लेकिन ये फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये रिजल्ट डिसाइड करेगा। हाँ, यदि हम क्वेश्चन ये कहे होते कि सोडियम और मैग्नीशियम में
यदि हमको रूसिंग पावर डिसाइड करना होता तो यहाँ सब्लिमेशन का महत्व होगा। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थ मेटल के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से इसका मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, सब्लिमेशन एनर्जी ज़्यादा, इसकी कम हो जाएगी। तो सब्लिमेशन एनर्जी का रोल यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, वो कॉमन है, इसलिए हम उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अब बताओ, रूसिंग पावर एल्कली मेटल की डिसाइड करने में 3 रोल फैक्टर है, लेकिन इसमें मेजर रोल किसका दिख रहा है? पानी में हाइड्रेशन का। और यदि गैसेस में डिफाइन करो तो गैसेस में डिफाइन करो तो ये तो कॉमन हो जाएगा, ये तो कॉमन हो जाएगा, तो डिसाइड कौन करेगा? आंसर जी। तो गैसेस स्टेट में आंसर जी को महत्व दे दो और पानी के अंदर हाइड्रेशन को, और सब्लिमेशन एनर्जी तो हो कॉमन, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कॉमन, मेटलिक बॉन्ड भी कॉमन, तो सब्लिमेशन एनर्जी भी कॉमन। अच्छा, तुमने ये क्या सुन लिया? तुमने मेटल की रूसिंग पावर समझ ली। ये सारे मेटल, चाहे एस ब्लॉक का मेटल, चाहे डी ब्लॉक का मेटल, चाहे पी ब्लॉक का मेटल, कोई भी मेटल आ जाए, रूसिंग पावर को एक्सप्लेन करना हो, ये कंसेप्ट लगा दो, लगा दो तुम। मतलब हमने पूरे केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ मेटल आएगा, जहाँ जहाँ मेटल रूसिंग पावर आएगी, वहाँ ये कंसेप्ट तुम लगा सकते हो। मतलब एक तीर से हमने कई शिकार मारे हैं। एल्कली मेटल, अर्थ मेटल, डी ब्लॉक, सब में ये कंसेप्ट लगेगा। इसलिए हमने बोला था पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझो पूरे केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। अब तुम 12th में जाओगे, डी ब्लॉक आएगा, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, रूसिंग पावर पढ़ोगे, यही कंसेप्ट लगा देंगे और यही 3 एनर्जी को एक्सप्लेन कर देंगे। बात बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, 11 एस ब्लॉक पढ़ोगे तो एस ब्लॉक में जब हम पढ़ाएंगे एल्कली मेटल, अर्थ मेटल, तो वहाँ पर रूसिंग पावर डिफाइन करना, तो यही कंसेप्ट वहाँ भी लगाएंगे। 11 में भी एस ब्लॉक और 12 में डी ब्लॉक, कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट बदलेगा नहीं। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? तो फाइनल बात का निचोड़ अब निकालें, इस बात को हम यहाँ ख़त्म करेंगे कि रूसिंग पावर किसी भी मेटल की पानी में डिसाइड करेगा 3 फैक्टर, और एक गैसेस में डिसाइड करेगा मेन आयनेशन एनर्जी, है ना। एल्कली में बात करें तो मेन आयनेशन एनर्जी। गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा रूसिंग पावर होगी सीजियम की, और पानी के अंदर सबसे ज़्यादा रूसिंग पावर होगी लिथियम की। इतना ही तुम आज की बात पकड़ लो तो मेरा काम हो जाएगा, बस इतना ही पकड़ लो। ज़्यादा तुमने सुन लिया ना, समझ लिया ना, लेकिन मतलब की बात यही 2 है आज, कि गैसेस स्टेट में सीजियम इज अ पावरफुल रूसिंग एजेंट, बट इन एक्वस सोल्यूशन लिथियम, ठीक है, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही तुम समझ गए, काम हो गया मेरा। आगे बढ़े हम? बोलो, कोई क्वेश्चन मन में है? नहीं? चले आगे हम। देखो सामने देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा एप्लीकेशन क्या है? देखो सामने, इस समय हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं कि आयनेशन एनर्जी से फायदे क्या है हमको। बोलो, आयरन और कोबाल्ट का यही कंसेप्ट लगाएंगे। हाँ, उसमें मेटलिक बॉन्ड भी देखेंगे, आयनेशन एनर्जी भी देखेंगे, हाइड्रेशन भी देखेंगे, और तीनों को कंपेयर करके तब रिजल्ट निकालेंगे। और जो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो ऐसी निकली है, जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है ना, वो तीनों एनर्जी को कंसीडर करके निकाली गई है। बात समझ कि नहीं? अब जैसे समझो, बैठो जरा। जैसे देखो, तुम्हारा सिलेक्शन जो है, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, इसमें अकेला केमिस्ट्री डिसाइड नहीं कर सकता। तो समझो आंसर जी, तो यहाँ हो गया केमिस्ट्री। बोलो, तुम्हारा सिलेक्शन चाहे मेडिकल हो चाहे जेई में हो, अकेला केमिस्ट्री डिसाइड नहीं कर सकता। पता, उसमें तीनों पेपर का रोल है। आईटी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ चाहिए, और मेडिकल वालों के लिए केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स और बायो चाहिए। जब तीनों सब्जेक्ट मिलेगा तब ना सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर भी रूसिंग पावर को डिसाइड करने में 3 एनर्जी का रोल है। सब्लिमेशन भी, मतलब फिजिक्स, आयनेशन एनर्जी केमिस्ट्री, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया? मैथ। तीनों का रोल है, मिलकर डिसाइड करेंगे। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? समझ में आया?
तो जब हम तीनों मिल के डिसाइड करेंगे तो ऐसे केस में हमको तुम्हारा सिलेक्शन देखना है कि होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग जानते हो क्या करते हैं, कंबाइंड टेस्ट लेते हैं। हफ्ते में 15 दिन में कंबाइंड टेस्ट रखा है तुम लोग का, वीकली टेस्ट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स में बायो का मिल के पेपर बनाते हैं, तीनों टीचर मिल के। अब पेपर बना के जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग फाइनल मानते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर भी तीनों एनर्जी को मिला करके कंबाइंड टेस्ट लिया गया और कंबाइंड टेस्ट का रिजल्ट बनाया गया और वही रिजल्ट रिएक्टिविटी सीरीज है। समझ में आया? उस रिएक्टिविटी सीरीज में तीनों सब्जेक्ट को मिलाया गया। कौन कौन सा? सब्लिमेशन एनर्जी, आयनिक एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। अब मिला करके जो रैंक लिस्ट बनाई गई, कंबाइंड टेस्ट का रिजल्ट निकाला गया, उसमें सबसे टॉप पर कौन आया? लिथियम। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है जिसमें तीनों सब्जेक्ट को मिलाया गया। अच्छा, हम तुम्हारी नॉलेज केमिस्ट्री से चेक कर सकते हैं, फिजिक्स में से नहीं चेक कर सकते? बोलो। ओवरऑल सिलेक्शन पाने के लिए हमको तीन उनका हेल्प लेना पड़ेगा और उनको भी मेरा हेल्प लेना पड़ेगा। उसी तरह से किसी एलिमेंट की यूजिंग पावर को डिसाइड करने में एक अकेला एनर्जी डिसाइडेड नहीं है। जहां तुम तीनों का रोल लोगे तो बात एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल बोलो, उसमें तीनों एनर्जी काउंट होगी। जहां तुम तीनों काउंट करोगे तो डाटा एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा और वो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब बताओ, रिएक्टिविटी सीरीज में कोबाल्ट ऊपर है कि आयरन ऊपर है? जो मेटल ऊपर उसकी यूजिंग पावर ज्यादा। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन तुम एक एक एनर्जी की बात करोगे, आंसर जी किसकी ज़्यादा होगी, समझ में जाएगा, तो वो हम बता सकते हैं आराम से। तुम केमिस्ट्री की बात करोगे, हम चेक करके बता देंगे कि तुम्हारा लेवल केमिस्ट्री के हिसाब से क्या है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हम नहीं बताएंगे, मैथ के हिसाब से हम नहीं बता सकते। तो यहाँ एक एक एनर्जी की तुम बात, तुमने कहा ना कोबाल्ट और आयरन। अब हमसे बोलो कोबाल्ट और आयरन में किसकी सब्लिमेशन ज़्यादा होगी, हम बता देंगे। किसकी आंसर ज़्यादा होगी, बता देंगे। हाइड्रेशन ज़्यादा है, बता देंगे। लेकिन तीनों को मिला करके एक्सपेरिमेंटल, ये तुम्हारे बस में, हमारे बस में नहीं है। वो आएगा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। बोलो क्लियर? समझ में आया? जो बात हम लोग करेंगे 12th में जाके। हाँ, आगे बढ़े हम लोग। अगली बात देखो, आंसर जी का एप्लीकेशन क्या है कि यदि हमको किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आंसर जी पता चल जाए, सक्सेसिव आंसर जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो फर्स्ट आंसर जी आ गई, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सेकंड आंसर जी आ गई, तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो थर्ड आंसर जी आ गई। फर्स्ट आंसर जी, सेकंड आंसर एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और चौथा लॉस किया तो फोर्थ आंसर जी आ जाएगी, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एलिमेंट की यदि हमको सक्सेसिव आंसर जी पता चल जाए तो हम ये देख के बता सकते हैं इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये एलिमेंट किस ग्रुप का है बता सकते हैं। बस हमको पता चल जाए इसकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। तो ये कैसे बता सकते हैं? तो देखो सामने, कल ही हम बताया तुम लोग को, कल हमने तुम लोग एक चीज बताया था कि एल्कली मेटल की फर्स्ट आंसर जी पीरियड में सबसे कम होती है और सेकंड आंसर जी सबसे ज़्यादा होती है। कॉपी खोल के देख लो। एल्कली मेटल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में सबसे कम और सेकंड आंसर जी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? इसका जवाब हमने ये दिया था कि एल्कली मेटल में जहाँ तुमने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, पूरी शेल लॉस, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नई शेल से निकलता है, नई शेल से, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से लॉस होता है। तो ऐसे केस में आंसर जी जंप मारती है, इतना बड़ा जंप कि पीरियड में सबसे आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन नई शेल से निकलेगा तो आंसर जी एक लंबा जंप मारेगी। बोलो, समझ में आया? देखो सामने, मान लो फर्स्ट आंसर जी की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड आंसर जी की वैल्यू है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड आंसर जी की वैल्यू है 360 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ आंसर जी की वैल्यू है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वैल्यू को ध्यान से देखो, 2, 15, 360, 400, कहीं झटका लगा है? कहीं वैल्यू झटके से बढ़ी है? कहाँ झटका लगा? देखो ये 15 से 360 झटका बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ी वैल्यू। उसके बाद फिर वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जो झटका अभी लगा है वो अब नहीं लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आंसर जी का झटके से बढ़ना, एब्रप्ट चेंज हो जाना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नई शेल से निकल रहा है।
इसका मतलब जो पहले निकला था वो वैलेंस शेल से निकला था, तो वैलेंस शेल से कितना निकला? 2, मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो निश्चित ये एल्कली, ये मेटल सेकंड ग्रुप का होगा, क्योंकि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल में 2 होता है, मतलब ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, सेकंड ग्रुप का मेंबर होगा। नहीं समझ में आई बात? मान लो यहाँ 2 के बाद 15, 15 के बाद 35 और 35 के बाद सीधे आ जाए 640 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता तेजी 5, 15, 35, 640, पता झटके से बढ़ गया। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन नई शेल से निकला है, इसके पहले जो निकला था वो सब वैलेंस शेल से निकला था। वैलेंस शेल से कितने निकले? 1, 2, 3, मतलब वैलेंस शेल में कितने हो गए? 3। तो ये एलिमेंट थर्ड ग्रुप का मेंबर हुआ, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मान लो पहला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा है 250, फिर तीसरा है 270 और तीसरा है 280। 2 के बाद 250, फिर 270, फिर 280, मतलब वैल्यू झटके से बढ़ी है। देखो, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन नया शेल से निकला है, नई शेल, इसका मतलब इस वैलेंस शेल में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का होगा, ये एलिमेंट जरूर एल्कली मेटल का होगा मेंबर, क्योंकि हमने कल ही बोला था एल्कली मेटल की फर्स्ट आइसर्जी पीरियड में सबसे कम और सेकंड आइसर्जी सबसे ज़्यादा। कल हम बताए तुम लोगों को, नहीं समझ में आया? तो यदि तुम्हारे सामने किसी एलिमेंट की सक्सेसिव आइसर्जी लिख दे, I1, I2, I3, I4, I5, बताइए एलिमेंट किस ग्रुप का होगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? क्या देखोगे, क्या देखोगे वहां पर? आयोनाइजेशन एनर्जी का एब्रप्ट चेंज, एब्रप्ट झटके से चेंज है, हाईली इंक्रीज कर जाए, एब्रप्ट चेंज मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम न्यू शेल। नोट करो, द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट गिव आइडिया। Successive ionization energy of the element give idea about the number of valence electron and group number. Idea about number of valence electron and group number. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप नंबर क्या है। ठीक है, लिखो, आगे लिखो, द एब्रप्ट चेंज इन, एब्रप्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, एब्रप्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी indicate electron loss from other than valence shell. Abrupt increase in ionization energy indicate electron loss from other than valence shell. मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी एलिमेंट की सक्सेस आंसर लिखी रहेगी, I1, I2, I3, I4, I5। अब क्वेश्चन आएगा ये एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एलिमेंट का ग्रुप बताइए, कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होगा। 3 क्वेश्चन बन जाएगा और तीनों का जवाब हमने दे दिया एक साथ। अब देखो, मेरा काम है कंसेप्ट सुनाया जाओ, तुम्हारा काम जानते हो क्या है? इस सुनी ही बातों को आजमाना, चेक करना, क्वेश्चंस लगाना और इस ज्ञान को पक्का करना। तुम सुन तो लिए हो, समझ तो लिए हो, लेकिन तुमने पक्का नहीं किया तो ये ज्ञान निकल जाएगा हाथ से। बात समझो। अब हमने तुमको रोटी बेल करके दे दिया, तुमको हमारा काम है उसको पकाओ घर जाके, और उसको पकाओगे तो खाने लायक बन जाएगी, और तुम पकाओगे नहीं, जाके तवा में छोड़ दोगे तो पड़े सूख जाएगी, लकड़ी हो जाएगी वो, और नहीं खा पाओगे तुम। हमने तुमको साधन दिया, साधना तुम करोगे, और नहीं करोगे तो साधन गया, बल्कि और उल्टा ही होगा।
नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर मिलता है और गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पता चला कि आगे बढ़ने के बजाय नीचे आ जाओगे तुम। बड़ी बात समझ में आई, इसलिए हमने बोला कि मेरी बात सुनो और घर जाके आजमाओ एनसीईआरटी से, और कोई एक गाइड खरीद लो, एक गाइड मेडिकल वाले दिनेश से, है ना, और आईटी वाले कोई भी एक आईटी की किताब खरीद लो गाइड से। या वैसे एक अच्छी बुक है, इस समय है आरसी ग्रोवर करके आती है, वो पूरी 2 साल काम करेगी तुम्हारे साथ, जेई मेंस वालों के लिए। आरसी ग्रोवर की आती है, लेकिन वो पूरा 2 साल काम करेगी, 11th 12th पूरा इसमें। और नहीं तो तुम्हारी जो 12 की बुक हो, 12 की दिनेश भी आती है, उसमें भी काम हो जाएगा, जेई मेंस का काम हो जाएगा। एडवांस के लिए हम अलग से तैयार देंगे मैटर, अपना स्पेशल मैटर देंगे एडवांस के लिए, है ना। और क्लास के लिए पहला काम एनसीईआरटी है, और उसके बाद एक गाइड रख लो अपने साथ। और हमने जो अपना बुक दिया, मैटर दिया हुआ है, तो जो समझदार स्टूडेंट होगा ना, वो जानते हो इधर छोड़ेगा, पहले उसी को अटैक कर देगा तुरंत। बताओ उसमें कितने क्वेश्चन दिया आंसर जी, बताओ 79। तो बस 79 ही तुम लगा लो, चलो तुम्हारा उसमें से बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि जितने 79 क्वेश्चन दिए उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं, आए हुए क्वेश्चन से। चलो वही लगा लो, एनसीईआरटी लगा लो, कम से कम मेंस तो हो गया, एआईपीएमटी तो हो जाएगा। एडवांस के लिए थोड़ा अलग से हम देंगे शीट तुम लोग को, स्पेशल शीट, लेकिन एडवांस भी उसी को देंगे जो हमको कुछ दिखाएगा अपना करेक्टर, कि हाँ इसमें दम है, इस पर मेहनत करो तो रिजल्ट दे देगा। और ज़बरदस्ती हम तुमको मैटर दे देंगे ना, तो जो मेंस निकलना है वो भी रह जाएगा फिर। हमको वजन देख के ना लोड डालेंगे तुम्हारे पर कि भाई किसमें कितना फ्लोर बन सकता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। पहले फाउंडेशन तो देखें कि तुम्हारे में ताकत कितनी है, तुम कितना वजन उठा सकते हो हमको। तो तुम भी तो दिखाओ ना कि हाँ हमने आपकी बताई बात को अमल किया है। देखिए क्वेश्चन लगाया, और देखो जो घर पे क्वेश्चन लगाएगा ना कुछ जरूर फंसेगा, हम जानते हैं, तो वो आएगा मेरे पास, और उसके आने से, उसकी बात करने से हमको समझ में आएगा कितना बच्चा मेहनत कर रहा है ये। और जब वो मेहनत कर रहा है, टीचर देख लिया कि बच्चा मेहनत कर रहा है, तो टीचर भी उसके पीछे लग जाएगा। तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, टीचर तुम्हारे पास आए, वो अपने आप पहुंच जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो वो तुमको भी करके दिखाना होगा। बोलो सबके पास एनसीईआरटी है ही है, प्लस कोई एक गाइड रख लो, दिनेश, प्रदीप, कोई भी एक गाइड रख लो, 11th लेवल की रख लो, अभी 11th के लिए। हाँ 12 में जाओगे 12 लेना, अभी 11th है तो 11 का ले लो, और लेके क्वेश्चन लगाओ। अब प्लस मेरा बैंक तो है ही है सबके पास, वही लगाओ, और लग जाए तो हमको पता, हम एक नया पेपर बना के देंगे, उससे हट के देंगे। ठीक है, मेरे पास पूरा मटेरियल, पूरे ऑल इंडिया का सारे का मैटर मेरे पास है। कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है अपने पर्सनल, वो हमने डाल दिए इसमें, अब प्लस बाहर का भी मटेरियल मेरे पास है, सब हम दे सकते हैं, लेकिन तुम उसको हजम करने की क्षमता तो रखो, लगाओ तो कम से कम। तो देखो आज बेल बज गई है, हम इसको कल पूरा करेंगे।